हेलो एवरीवन। फूड्स एंड न्यूट्रिशन के इस ऑनलाइन कक्षा में मैं डॉक्टर शशि शर्मा आपका स्वागत करती हूँ। आज से हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं और उसका शीर्षक है मिनरल्स यानी खनिज लवण। खनिज लवण हमारे शरीर में एक बहुत महत्वपूर्ण पोषक तत्व का कार्य करते हैं और आगे के कुछ वीडियोस में हम अपने इन्हीं खनिज लवणों के बारे में जानेंगे कि ये हमारे शरीर के लिए कौन कौन से खनिज लवण हैं जिनकी आवश्यकता होती है और इनका हमारे शरीर में क्या क्या होता है। तो सबसे पहले इस कड़ी में आज हम पढ़ेंगे सबसे मुख्य खनिज लवण के बारे में, जिसे मैक्रो मिनरल भी कहा जाता है और इसका नाम है कैल्शियम। सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारे शरीर में कैल्शियम कहाँ कहाँ विद्यमान होता है और कितनी मात्रा में विद्यमान होता है। तो यहाँ आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर कि कैल्शियम जो है वह हमारे शरीर में पाए जाने वाले सभी खनिज लवणों में प्रमुख होता है और इसकी मात्रा भी हमारे शरीर में अन्य खनिज लवणों की अपेक्षाकृत सबसे अधिक होती है। और लगभग अगर एक पुरुष जिसका वजन 60 किलोग्राम है तो उसके शरीर में 1 किलोग्राम कैल्शियम उपस्थित होता है और ये जो 1 किलोग्राम कैल्शियम है उसका 99% भाग जो है वो कठोर ऊतकों में उपस्थित होता है, या जिन्हें कहना चाहिए कि जो हार्ड टिश्यूज होते हैं उनमें ये उपस्थित होता है। और इन हार्ड टिश्यूज के अंतर्गत आते हैं हमारे शरीर की अस्थियां और दांत। इसके अलावा जो बचा हुआ 1% कैल्शियम है वो रक्त तथा कोमल ऊतकों में उपस्थित होता है और ये कोमल ऊतक हैं जिनसे हमारी मांसपेशियां बनी होती हैं, यकृत और हृदय की कोशिकाओं में ये उपस्थित होता है। हमारे शरीर में रक्त का जो कैल्शियम का स्तर है वो हमेशा सामान्य बनाए रखा जाता है और रक्त में कैल्शियम की सामान्य मात्रा अनेक कारणों से बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। इसके बारे में विस्तार से हम जब कार्य पढ़ेंगे तब जानेंगे। और इसका जो रक्त में सामान्य स्तर है वो 9 से 11 मिलीग्राम पर डेसीलीटर मेंटेन करके रखा जाता है। तो इस प्रकार से हमने जाना कि हमारे शरीर में कैल्शियम का वितरण किस प्रकार से होता है और यह कहाँ कहाँ पर किस रूप में पाया जाता है। आइए अब हम जानते हैं कैल्शियम के कार्यों के बारे में। कैल्शियम का जो सबसे प्रमुख कार्य है वह है अस्थि निर्माण का। हमारी अस्थियों में जो कैल्शियम उपस्थित होता है वह 39.9% उपस्थित होता है, यानी अस्थियां जो हैं वो 39.9% कैल्शियम की बनी होती हैं और यह अस्थियों में फॉस्फेट के साथ मिलकर एक लवण बनाता है जिसका नाम होता है हाइड्रोक्सी एपेटाइट। यह इस सॉल्ट के रूप में अस्थियों में विद्यमान होता है और यह जो मिनरल है यह मैट्रिक्स जो कि कोलेजन का बना होता है और ऑर्गेनिक पदार्थ होता है। मैट्रिक्स माने आधारीय पदार्थ, यानी अस्थियों का जो निर्माण होता है उसमें एक आधारीय पदार्थ होता है जिसमें मुख्य रूप से कोलेजन नामक प्रोटीन उपस्थित होता है। और इस प्रोटीन के साथ ही जब हाइड्रोक्सी एपेटाइट के रूप में कैल्शियम फॉस्फेट के लवण जब उसमें इकट्ठे हो जाते हैं तो अस्थियां जो है वो कठोर उनका स्वरूप बन जाता है। हमारे शरीर में ऐसा नहीं है कि अस्थियां एक बार बन गई तो वो जीवन पर्यंत वैसी ही रहेंगी। दरअसल अस्थियों का निरंतर क्षय होता रहता है और उसके स्थान पर नई अस्थि कोशिकाओं का निर्माण
होता रहता है। और ये जो क्रिया होती है उसके लिए हमारी अस्थियों में उपस्थित 3 प्रकार की कोशिकाएं रिस्पॉन्सिबल हैं या उत्तरदायी हैं। ये हैं ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट और ऑस्टियोसाइट्स। इन तीनों कोशिकाओं का अलग अलग कार्य होता है। जो ऑस्टियोब्लास्ट कोशिकाएं होती हैं वे अस्थियों के निर्माण से संबंधित कोशिकाएं हैं। ऑस्टियोक्लास्ट जो कोशिकाएं हैं ये अस्थियों का क्षय करती हैं, यानी जो पुरानी सेल्स हो जाती हैं उनको नष्ट कर देती हैं। और ऑस्टियोब्लास्ट कोशिकाएं नई कोशिकाओं का निर्माण करती है और उसका मिनरलाइजेशन यानी उसमें जो कैल्शियम और फॉस्फेट है या हाइड्रोक्सी एपेटाइट के रूप में उसके जमाव को प्रोत्साहित करती है। इसके अलावा एक और प्रकार की कोशिकाएं होती हैं ऑस्टियोसाइट्स। ये रेस्टिंग सेल्स होती हैं, यानी कुछ समय तक ये कोशिकाएं अस्थियों में बनी रहती हैं और ये जो अस्थि की जो जीवित कोशिकाएं होती हैं या जो स्टेबल कोशिकाएं होती हैं वो ऑस्टियोसाइट्स कहलाती हैं। और इसी जो क्षय होने और निर्माण होने की जो प्रक्रिया है उसके कारण हमारे शरीर से प्रतिदिन कुछ निश्चित मात्रा में कैल्शियम का लॉस होता है, जिसे कि हमें आहार के द्वारा पुनः वापस ग्रहण करना होता है। तो स्टडीज से ये पता लगा है कि प्रतिदिन जो कैल्शियम का टर्नओवर होता है हमारे शरीर के द्वारा वह है 600 मिलीग्राम प्रतिदिन। तो इस प्रकार से अस्थि निर्माण में आपने जाना कि कैल्शियम बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है। इसके अलावा दांत जो हैं उनके निर्माण के लिए भी कैल्शियम अत्यधिक उपयोगी है। दांत के संरचना में हमने जाना है कि 2 पार्ट होते हैं, एक तो इसका एनामल और जो डेंटिन पार्ट होता है जो कि क्राउन में उपस्थित रहता है, यानी वो भाग जो कि मसूड़े के बाहर निकला रहता है। इनका जो कठोर भाग है जो हमें नजर आता है वो डेंटिन का बना होता है और उसके ऊपर एक इनामल की परत चढ़ी रहती है जो कि प्रोटेक्टिंग लेयर होती है। और इन के निर्माण के लिए भी कैल्शियम बहुत अधिक आवश्यक होता है। पर यहाँ अस्थियों से डिफरेंस ये है कि जहाँ अस्थियों के मैट्रिक्स में कोलेजन उपस्थित होता है वहीं दांतों का मैट्रिक्स केराटिन नामक प्रोटीन का बना होता है। इसके जो तीसरा फंक्शन है कैल्शियम का वह है शारीरिक वृद्धि। शारीरिक वृद्धि के लिए भी कैल्शियम बहुत अधिक आवश्यक है, क्योंकि हमारा जो शरीर है वो अस्थियों के द्वारा बना होता है और अस्थियों के निर्माण के लिए और दांतों के निर्माण के लिए क्योंकि कैल्शियम की आवश्यकता होती है, इसलिए यह जो कैल्शियम है वो हमारे शरीर की वृद्धि के लिए भी इनडायरेक्टली उपयोगी होता है। इसके अलावा इसका एक और जो प्रमुख कार्य है वह है कि हमारे शरीर की जो विभिन्न जैव रासायनिक रिएक्शंस होती हैं या क्रियाएं होती हैं जिन्हें बायोकेमिकल रिएक्शंस कहा जाता है, उसमें ये सहकारक तथा नियंत्रक अर्थात को फैक्टर और रेगुलेटर की तरह कार्य करते हैं। किस प्रकार से यह किन रासायनिक अभिक्रियाओं में कोफैक्टर और रेगुलेटर की तरह कार्य करता है ये जानते हैं हम। यहाँ आप देखिए कि रक्त का थक्का बनने की जो महत्वपूर्ण प्रक्रिया हमारे शरीर में होती है उसके लिए कैल्शियम बहुत अधिक आवश्यक होता है। दरअसल रक्त का थक्का बनने की जो प्रक्रिया है उसमें कई सारी रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं, स्टेप बाय स्टेप अलग अलग चरण होते हैं। उनमें से एक जो महत्वपूर्ण चरण है जिसमें प्रोथ्रोम्बिन नामक प्रोटीन थ्रोम्बिन में परिवर्तित होता है और इस रूपांतरण के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है। अगर प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में परिवर्तित नहीं होगा तो हमारे शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनेगा, और अगर रक्त का थक्का नहीं बनेगा तो जरा सी चोट लगने पर भी अगर रक्त बहने लगता है तो वह जानलेवा हो सकता है। अतः आप समझ गए होंगे कि कैल्शियम का रक्त का थक्का बनने में कितना महत्वपूर्ण योगदान है और इस तरह से वो हमारे जीवन को बचाने के लिए भी कितना महत्वपूर्ण है। इसके बाद में आता है मांसपेशी संकुचन। अगर आपके कहीं कांटा चुभता है या कहीं चोट लग जाती है या
कुछ चुभ रहा होता है या मच्छर काट रहा होता है या कहीं आपका अंग पे कुछ जलने लगता है तो आप तुरंत उस स्थान से अपना हाथ हटा लेते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि ये उद्दीपन जो आपको महसूस होता है, जैसे ही ये कांटा चुभता है तो आपकी जो वहाँ की नर्व सेल्स हैं वो उद्दीपित हो जाती हैं और इस उद्दीपन होने की प्रक्रिया में जो अ, उन मांसपेशियों में जो प्रोटीन उपस्थित होता है, मांसपेशियों के ऊतकों में जो प्रोटीन उपस्थित होता है उसके साथ कैल्शियम संयुक्त होकर रहता है और जैसे ही ये उद्दीपन प्राप्त होता है वो कैल्शियम उस प्रोटीन से मुक्त हो जाता है और मांसपेशियों में उपस्थित दूसरे प्रकार के प्रोटीन जिसका नाम मायोसिन है उससे जुड़ जाता है और जैसे ही ये कैल्शियम मायोसिन के साथ जुड़ता है ये संवेदना को मांसपेशियों तक पहुंचा देता है और मांसपेशियों को संकुचित होने के लिए उकसाता है। तो जैसे ही ये मैसेज मायोसिन नामक प्रोटीन जो कि मांसपेशियों में उपस्थित होता है उसको उद्दीपित करता है और वो मायोसिन जो है वो सिकुड़ जाता है। उसके सिकुड़ते ही मांसपेशियां भी सिकुड़ जाती हैं और आपका हाथ या पैर जहां पे भी वो कांटा चुभ रहा था वो वहां से हटा लिया जाता है। तो इस प्रकार से मांसपेशियों के संकुचन के लिए भी कैल्शियम जो है वो अत्यधिक आवश्यक होता है। इसके अलावा यह देखा गया है कि कैल्शियम अंतराकोशिकीय संदेशवाहक की तरह भी कार्य करता है, यानी कोशिकाओं तक जो संदेश पहुंचाने का कार्य है। कुछ हार्मोन, उदाहरण के लिए जो एपिनेफ्रिन हार्मोन है वो अपने संदेश को कैल्शियम के द्वारा ही कोशिकाओं तक पहुंचाता है, अर्थात एपिनेफ्रिन जैसे जो हार्मोन है उनके लिए कैल्शियम अपना कार्य कोशिकाओं तक या अपना संदेश कोशिकाओं तक पहुंचाने के लिए वो कैल्शियम को एक संदेशवाहक की तरह कार्य काम में लेते हैं। इसके अलावा कैल्शियम जो है वो हमारे शरीर में कुछ हार्मोन्स के स्राव में भी सहायक है, यानी जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं या अंतःकोशिकीय एंडोक्राइन ग्लैंड्स यानी जो डक्टलेस ग्लैंड्स हैं जो कि अपना अपना स्राव सीधे रक्त में डालती हैं, इनमें कोई नली नहीं होती है। तो इन ग्रंथियों के द्वारा जो हार्मोन निष्कासित होता है उसके निष्कासन के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है और इन हार्मोन्स का एग्जाम्पल है इंसुलिन, पैराथायराइड हार्मोन और कैल्सिटोनिन। इसके अलावा कैल्शियम हमारे हृदय की धड़कन को सामान्य रखने के लिए भी बहुत अधिक आवश्यक है। हृदय की धड़कन जो होती है उसमें दो चक्र होते हैं, एक तो डायस्टॉल होता है और एक सिस्टॉल होता है। तो डायस्टॉल और सिस्टॉल की जो अवस्था है उनका कितना समय तक सिस्टोलिक स्टेज होनी चाहिए और कितने समय तक डायस्टोलिक स्टेज होनी चाहिए, इसको सामान्य बनाए रखने के लिए कैल्शियम बहुत अधिक आवश्यक होता है। इसके अलावा एक और अंतिम इसका महत्वपूर्ण कार्य है, वह है कोशिका झिल्ली की संरचना और अर्धपारगम्यता को बनाए रखना। कोशिका झिल्ली की संरचना इस प्रकार से होती है कि यह कुछ सिलेक्टेड पदार्थों को ही कोशिकाओं के अंदर आने देती है और कुछ सिलेक्टेड पदार्थों को ही कोशिका से बाहर जाने देती है। तो ये सिलेक्शन जिस तरह से किया जाता है कोशिका झिल्ली के द्वारा, उस सिलेक्शन मैकेनिज्म जो है उसके लिए कैल्शियम बहुत अधिक आवश्यक होता है। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण कार्य हैं, वे हैं जैसे ये कुछ एंजाइम्स को भी सक्रिय बनाने में मदद करता है, जैसे लाइपेज, एटीपीएज
और सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज, ये जो एंजाइम है ये कैल्शियम की उपस्थिति में ही सक्रिय हो पाते हैं, कार्य कर पाते हैं, अन्यथा ये हमारे शरीर में कार्य नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा विटामिन B12 के अवशोषण के लिए भी कैल्शियम अत्यंत आवश्यक होता है। इस प्रकार से हमने जाना कि कैल्शियम हमारे शरीर में क्या क्या कार्य करता है। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे और कैल्शियम के आगे के पॉइंट्स हम देखेंगे अलग इसके नेक्स्ट वीडियो में। आपने इस वीडियो को सुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।